और ये कहानी बेहद हैरत अंगेज है, इसलिए कैसे अपने देश में, हिंदुस्तान में बड़े कम ऐसे क्राइम के केसेस हुए हैं जो टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बना, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री, और ये बनी। ये कहानी 1933 की है। 1933 वो साल है जब दुनिया में कई चीजें हुई थी। नाजी जर्मनी पे कंट्रोल कर रहे थे, हिटलर एंड उनके सारे लोग। दूसरी तरफ एक आपको याद होगा बॉडी लाइन सीरीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें किस तरीके से सीधे बॉलर जो है वो बैट्समैन के बॉडी को टारगेट कर रहा था, कई जख्मी हुए, और उसकी वजह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं उसमें बड़ी खटास आई। तीसरी तरफ एक भारत में 1933 में एक पाकिस्तान डिक्लेरेशन का प्रपोजल पास हुआ, जिसमें धर्म के हिसाब से एक अलग देश की बात पहली बार उठी कि पाकिस्तान, चूंकि उस तरफ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो एक अलग पूरा वो मुस्लिम ही देश बनाया जाए। तो 1933 में ये डिक्लेरेशन भी पास हुआ। इन सारी खबरों के बीच में एक खबर अचानक कोलकाता से आती है, और कोलकाता से आई ये खबर एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया, बल्कि पूरी दुनिया में इस खबर के बारे में बातें हो रही थी, और टाइम मैगजीन तक ने इसे फिर छापा। ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात थी इस मर्डर मिस्ट्री में? और ये पहली बार लगभग उस वक्त ऐसा था कि किसी क्राइम में मेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होना, वैसी चीज नहीं सुनी थी यहां पर, कम से कम अपने देश में। लेकिन तब ये पहली बार इसका भी खुलासा हुआ। तो बात 1933 की है। कोलकाता में पूरे देश की तरह ब्रिटिश रूल था अपना, और तब छोटे छोटी बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसेस, नवाब, ये सारे लोग हुआ करते थे। ऐसे ही पाकुर, वेस्ट बंगाल में तब ये हुआ करता था, एक इलाका था, एक डिस्ट्रिक्ट था पाकुर, अब झारखंड में आ चुका है। तो पाकुर में भी अपनी रियासत की एक नवाब थे, प्रिंसेस थे, और ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में होता यह है कि 26 नवंबर 1933 इस पाकुर रियासत का एक राजकुमार, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल, उसका नाम था आमरेंद्र चंद्र पांडे। आमरेंद्र चंद्र पांडे कोलकाता आए हुए थे अपने दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों के साथ, और कोलकाता में रहने के बाद 26 नवंबर 1993 को हावड़ा रेलवे स्टेशन से वो वापस पाकुर जा रहे थे। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और आमतौर पर जब उस वक्त के नवाब और राजकुमार ये सब चलते थे तो उनके साथ उनके नौकर, दोस्त, रिश्तेदार, मतलब एक पूरा काफिला लाव लश्कर हुआ करता था। तो जब अमरेंद्र हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए, भीड़ भाड़ थी, अचानक एक शख्स जिसने ग्रे रंग का एक शॉल ओढ़ा हुआ था, वो अमरेंद्र के पास से गुजरता है और उसको धक्का देकर वो गुजर जाता है। इतनी देर में अमरेंद्र को लगता है कि उसकी हाथ में कोई चीज, कोई पिन चुभाया गया है। उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो हाथ मलने लगता है। इस दौरान में उसके जो साथी और नौकर देखते हैं, पूछते क्या हुआ। उसने कहा एक शख्स टकराया और हाथ में कुछ हो रहा है। बात आई गई होती है, ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पे कुछ येलो सा एक लिक्विड सा निकलने लगता है हाथ से। तो साथी कहते हैं कि चलिए यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बोलता नहीं, मामूली सी चीज है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर पाकुर पहुंच जाते हैं। लेकिन पाकुर पहुंचने के बाद अगले दिन से ही अमरेंद्र को फीवर हो जाता है, बुखार आने लगता है। धीरे धीरे बुखार बढ़ता है। घर वाले पहले देसी इलाज करते हैं, बुखार नहीं उतरता, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 3 दिन बीत जाता है, 3 दिन तक बुखार नहीं उतरता, बुखार तेजी से बढ़ता रहता है। चौथे दिन घर वाले वहां के एक डॉक्टर के मशवरा पर अमरेंद्र को लेकर वापस कोलकाता पहुंचते हैं ताकि कोलकाता में उसका इलाज कर सके। डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता, ये उस वक्त बंगाल के टॉप मोस्ट फिजिशियन हुआ करते थे। इनकी निगरानी में अमरेंद्र का इलाज शुरू हुआ, पर बुखार नहीं उतर रहा था और लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही थी। 26 नवंबर को यह वाकया हुआ था। इलाज के बाद भी अमरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं हुई और 3 दिसंबर 1933 को अमरेंद्र अचानक कोमा में चला गया। 24 घंटे बाद 4 दिसंबर 1933 को अमरेंद्र की मौत हो गई।
अब ये बड़ा अजीब वाकया था कि एक 20 साल का नौजवान, अच्छा अभी तक किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कोई शॉल में गुजरा, उसने कुछ चुभाया क्या, बस अचानक फीवर, अचानक बुखार और उसके बाद मौत। मौत के बाद कई चीजें अजीब शुरू होती हैं। अब जिस हॉस्पिटल में मौत हुई वहां पे आमरेंद्र का एक और भाई था, बड़ा सौतेला भाई, और उसका नाम था बियोनेंद्र। तो जब मौत हुई आनन फानन में, आमरेंद्र की लाश को लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनाकर बड़ा भाई बिनोयेंद्र वहां से डेड बॉडी को पाकुड़ ले जाता है, और ये सब कुछ बहुत जल्दी में होता है। ले जाने के बाद अंतिम संस्कार भी आनन फानन में कर दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है। अब आमरेंद्र की मौत से जुड़े हुए सारे सबूत लगभग खत्म हो चुके थे। अंतिम संस्कार हो गया, लाश भी नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फीवर की वजह से मौत, सब कुछ कि एक नेचुरल मौत है। थोड़ा वक्त बीतता है, इस दौरान में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं आमरेंद्र के बड़े भाई बिनोयेंद्र की जिससे शक होता है। उसको शुरू से यह था कि शायद परिवार वाले आगे चलकर उसको उससे बड़ा दर्जा देंगे, जबकि वो बड़ा भाई है। तो वो उन दोनों में, और सौतेला भाई था, बनती भी नहीं थी। भाई की मौत के बाद अफसोस होने की बजाय वो बड़ा खुश था, पार्टी वार्टी भी कर रहा था। तो कई लोगों को शक हुआ, लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सबूत था नहीं जिससे उसके ऊपर उंगली उठाई जा सके। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन इसी दौरान आमरेंद्र के एक क्लोज रिश्तेदार को यह डाउट होता है कि आमरेंद्र की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि यह कत्ल है। और वो कोलकाता पुलिस को एक लेटर लिखते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेटर लिखने के बाद भी कुछ होता नहीं है। इस दौरान में अचानक एक और चीज होती है। जब डॉक्टर नलिनी रंजन पांडे के अंडर में इलाज चल रहा था, तब फीवर उतर नहीं रहा था, तो वहां पे आमरेंद्र का ब्लड टेस्ट हुआ, और वो ब्लड लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वो रिपोर्ट आती उससे पहले आमरेंद्र की मौत हो गई। तो जब मौत हो गई तो फिर आगे पीछे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ब्लड, कैसा टेस्ट उस जमाने में। तो ये बातचीत हो गई। अब उस रिश्तेदार ने एक लेटर लिखा कोलकाता पुलिस को। कोलकाता पुलिस ने कहा कि अब कैसे जांच करूं, बॉडी भी नहीं है, कोई ऐसे सबूत भी नहीं है। फिर भी कोलकाता पुलिस ने कहा चलो डॉक्टर से पूछताछ करते हैं कि मौत की वजह क्या है। डॉक्टर नलिनी रंजन पांडे से, पांडे नहीं बल्कि सेनगुप्ता से उन्होंने पूछताछ की, तो उन्होंने भी कुछ कंक्रीट नहीं बताया कि मौत की वजह क्या है। लेकिन इसी दौरान में हुआ ये कि जो ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट आ गई थी, और वो रिपोर्ट वहां पे रखी हुई थी। पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर अचानक किसी ने कहा कि एक ब्लड सैंपल है, और उसकी रिपोर्ट आई। जब उस रिपोर्ट को देखा गया तो हर कोई हैरान हो गया। उस जमाने में ऐसी रिपोर्ट सामने आना ये एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज चीज थी। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि आमरेंद्र के ब्लड से यर्सीनिया पेस्टिसाइड, यर्सीनिया, ये पाया गया। अब यह है क्या? ये एक बैक्टीरिया थी जो आमरेंद्र के ब्लड में पाई गई। अब ये बैक्टीरिया कौन सी थी? जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि ये बैक्टीरिया दरअसल ब्यूबेनिक प्लेग का हिस्सा है। ये प्लेग जो है 1896 में यूरोप और बाकी जगहों से हिंदुस्तान में आया था, और हिंदुस्तान के बाकी शहरों के अलावा कोलकाता में भी पहुंचा, और कोलकाता में इस प्लेग का काफी असर रहा। करीब 10 साल तक, 1896 से लेकर 1906 तक ये प्लेग कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में फैला। लेकिन 10 साल के बाद इस प्लेग का असर कम हो गया। अब यहां बात 1933 की हो रही है, इस प्लेग के आने के करीब 40 साल बाद, और उसी प्लेग का वायरस, उसी प्लेग का बैक्टीरिया आमरेंद्र के ब्लड में। अब ये कैसे पॉसिबल है? कोलकाता पुलिस को जब ये पता चला, तब फिर कोलकाता पुलिस के एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर शरद चंद्र मित्रा, ये बंगाल इंटेलिजेंस सर्विस से थे, BIS से। तो इंस्पेक्टर मित्रा उस जमाने में बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर माने जाते थे। उनको यह केस सौंप दिया गया। अब जब डॉक्टरों से उन्होंने पूरा पूछताछ की तो अब कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। कड़ियां ये कि 26 नवंबर 1933 को आमरेंद्र हावड़ा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। एक शख्स शॉल ओढ़कर आया, धक्का मारा
और उसने कोई चीज चुभोया और वो भाग गया। उसके बाद से अगले दिन से फीवर आना शुरू हुआ। अब लेकिन सवाल यह है कि वो प्लेग जो 96 में फैला था, वो प्लेग 40 साल के बाद और उसका बैक्टीरिया जिसका अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आमरेंद्र के शरीर में कहां से आ सकता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि मुंबई में एक हाफ 9 केयर करके कोई एक हॉस्पिटल है और उसी जगह पर इस प्लेग की वैक्सीनेशन तैयार हुई थी, जैसे आज कोरोना में हो रही है। और मुंबई के उस हॉस्पिटल में खासतौर पर इस ब्यूबेनिक प्लेग के ऊपर रिसर्च किया गया, उसकी वैक्सीनेशन तैयार हुई। और जहां वैक्सीनेशन तैयार होती है वहां पे आमतौर पे उस बैक्टीरिया या उस चीज का अंश भी रखा जाता है, क्योंकि आपके रिसर्च में बाकी चीज में काम आता है। जैसे कोरोना को लेकर है, तो कोरोना के जो सिम्टम है या बैक्टीरिया है वो चीजें होती है। जैसे आपको याद होगा कि चाइना में जिस तरीके से वुहान के लैब से ये फैलने की बात आई, तो वुहान के लैब में इसकी बैक्टीरिया थी और कहते हैं उसी लैब से ये लीक हुई, जैसे पूरी दुनिया में कोरोना फैला। सेम उस वक्त ब्यूबेनिक प्लेग को लेकर था कि मुंबई के उस लैब में ये रखा हुआ था और वहां रिसर्च चल रहा था। लेकिन वो हेविली गार्डेड सुरक्षा के बीच में वो जगह, क्योंकि ऐसे वायरस जहां पे रखे जाते हैं उसकी बड़ी निगरानी की जाती है, तो वहां से कोई क्यों लाया और किसी का कत्ल करने के लिए लाया, ये बड़ी अजीब सी और अटपटी सी बात थी। तो पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रही। इसी दौरान में 2-3 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जैसे ही कोलकाता पुलिस एफआईआर दर्ज करके अब इस मामले की जांच करती है, ब्लड रिपोर्ट आने के बाद जो बड़ा सौतेला भाई है ब्योनेंद्र, वो अचानक बाकुर से गायब हो जाता है। उसकी तलाश की जाती है, वो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मिलता है, वहां से उसको पकड़ा जाता है, लेकिन वो अपनी सारी चीजों से इनकार कर देता है। अब पुलिस की जांच चलते 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 अचानक पता चलता है कि एक डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य है, और डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य ब्यूकेंद्र के जानने वाले हैं। और इन्वेस्टिगेशन होता तो पता चलता है कि बंगाल या कोलकाता का रहने वाला इकलौता ये डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य है जो मुंबई के उस लैब में कुछ साल पहले गया था एज एन असिस्टेंट लैब के तौर पर काम करने के लिए। ये उस हॉस्पिटल में गया जहां पे वो वायरस रखा हुआ था और जहां वैक्सीनेशन हुई थी। अब तारानाथ भट्टाचार्य से पूछताछ होती है तो एक दूसरे डॉक्टर का नाम आता है, डॉक्टर वकील। डॉक्टर वकील के अंडर में तारानाथ ने काम किया और डॉक्टर वकील ही वो शख्स थे जिन्होंने उसको लैब असिस्टेंट का सारा काम सिखाया। अब इन सारों से बातचीत करते करते फिर एक तीसरे डॉक्टर का नाम आता है, डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य। डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य सीधे सीधे ब्योनेंद्र, जो कि आमरेंद्र का बड़ा भाई था, उसके करीबी थे। और डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य ही वो शख्स थे जिन्होंने रेफरेंस लेटर लिखकर दिया था डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य को कि ये एक लैब असिस्टेंट है और ये जर्म्स पे और वायरस पे काम कर रहा है। और तब उनके कहने पर, उनकी सिफारिशी लेटर पर, मुंबई में उस जगह पे जहां पे ये लैब में वैक्सीनेशन तैयार हुई, जहां पे ये वायरस था, वहां पर डॉक्टर तारानाथ जाकर काम करता है। काम करने के बाद तारानाथ गया था किसी और मकसद से, लंबी प्लानिंग थी। उसके बाद फिर ये पूरा राज खुलता है। आमरेंद्र का बड़ा भाई डॉक्टर शिवपादा भट्टाचार्य के साथ मिलता है। उसे वहां प्रिंस बनना था। आमरेंद्र की ज्यादा चलती थी, लोग उसको ज्यादा मानते थे, वो उसको रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन चाहता था कि कत्ल भी ना लगे तो फिर क्या हो। और इसके लिए उस जमाने में 1933 में उसने एक प्लानिंग की। उसने कहा कि ये प्लेग फैला था और प्लेग की खबरें वो अखबार में पढ़ता रहता था। उसे ये भी पता चला कि इस प्लेग के ऊपर काम हो रहा है मुंबई के एक लैब में, और मुंबई के लैब में इसके की वो रखे हुए हैं वहां पे बैक्टीरिया। फिर इसने अपने एक और डॉक्टर को तैयार किया, डॉक्टर तारानाथ को, और उससे पहले लैब असिस्टेंट की पूरी सारी काम करवाया, उसको पूरा एकदम तैयार किया एक प्रोफेशनल के तौर पर। उसके बाद जब वो तैयार हो गया तब डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य के रेफरेंस लेटर पर उसको मुंबई भेजा। मुंबई जाकर वो उस लैब से बाकायदा वहां पे काम करता और धीरे धीरे उस बैक्टीरिया के बारे में वो पूरी जानकारी निकालता है। और जब उसके पास उस बैक्टीरिया के अंश आ जाते हैं
तो वो उसे गुपचुप तरीके से लेकर कोलकाता आता है। कोलकाता आने के बाद वो अपने साथी के जरिए एक इंजेक्शन में इंजेक्ट किया जाता है आमरेंद्र को हावड़ा के स्टेशन पर, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती है, उसको बुखार आता है, फिर वो खून की उल्टियां करता है और आखिर 4 दिसंबर 1933 को उसकी मौत हो जाती है। इन सारी चीजों के बाद मामला कोर्ट में जाता है और उसी दौरान में टाइम मैगजीन इस खबर को छापती है कवर पेज पे कि कैसे एक कत्ल के लिए इतनी गहरी साजिश की गई कि उसके लिए बाकायदा जाकर लैब से वायरस को चुराया गया और उस वायरस को इंसान को इंजेक्ट किया गया और फिर उसकी मौत होती है। इन सारी चीजों के बाद आखिरकार अदालत में यह मामला जाता है और 10 जनवरी 1936 को उस वक्त जो अदालत जस्टिस थे जे लॉर्ड विलियम्स, इन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने आमरेंद्र को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी, उम्र कैद की सजा, और उम्र कैद की सजा देने के साथ ही उसको अंडमान भेज दिया, काला पानी सेलुलर जेल। 10 जनवरी 1936 आमरेंद्र पहुंच गया, आमरेंद्र का बड़ा भाई ब्यूकेंद्र पहुंच गया अब जेल उम्र कैद की सजा काटने। लेकिन नसीब ने उसका साथ दिया, क्योंकि 11 साल के बाद ही देश आजाद हो गया और 1947 में देश की आजादी के साथ सेलुलर जेल में जो लोग बंद थे उनको रिहाई मिली। अब हालांकि आमरेंद्र एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, राजनीतिक कैदी नहीं था, वो एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर अपने ही भाई की जान लेने का इल्जाम था। लेकिन आजादी के जश्न के बीच में चूंकि वो 11 साल सजा काट चुका था, उसे भी भारत सरकार ने आजाद करने का फरमान सुना दिया और वो आजाद हो गया। आजाद होने के बाद वो वापस पाकुर आता है। पाकुर आने के बाद अब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो अजीब अजीब हरकतें करता था। एक रोज उसने अचानक बंदूक उठाया और अपनी पूरी फैमिली को सामने खड़ा करके ये कहा कि मैं हर एक को गोली मार दूंगा। उस वक्त उन्हें प्रोटेक्शन भी मिला हुआ था और उनके अपने गार्ड भी थे, लेकिन इससे पहले कि ब्यूकेंद्र अपनी फैमिली पर गोली चलाता, सामने से गार्ड ने गोली चला दी और आमरेंद्र के बड़े भाई ब्यूकेंद्र की मौत हो गई। कि 11 साल जेल से वापस आने के बाद फैमिली को मारने के चक्कर में गार्ड के हाथों उसकी मौत हो गई। आजाद हिंदुस्तान या आजाद हिंदुस्तान से पहले किसी शख्स के कत्ल के लिए इतनी गहरी साजिश कि आप किसी बैक्टीरिया, किसी ऐसे वायरस के थ्रू उसकी आप जान लें और उसकी प्लानिंग आप सालों तक करें, बाकायदा उस जगह पर किसी डॉक्टर को भेजें, उसकी भी प्लानिंग आप करें, उसकी भी आप तैयारी करवाएं, और फिर ये केस सामने ऐसे आया और खुले। जो उस वक्त के इंस्पेक्टर मित्रा थे आईओ, उनकी इस केस को लेकर बड़ी तारीफ हुई और इस मोडस ऑपरेंडाई जो तरीका था कत्ल करने का, इन चीजों ने ही पूरे देश को उस वक्त भी चौंकाया था और पहली बार एक निक्सस खुला था कि कत्ल के लिए कैसे डॉक्टर की भी मिली भगत हो सकती है। और यही वजह है कि टाइम मैगजीन ने तब 1936 में इस केस को जब फैसला आया था तब कवर पेज पे इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी छापी थी। तो ये थी कहानी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं स्पेन की। स्पेन में एक करीब 28 साल के नौजवान को अभी सज़ा हुई है 15 साल की। हालांकि ये कैसे सज़ा है, क्यों है, इतना कम क्यों है, अलग अलग देशों के कानून और वहाँ की सज़ा के सिस्टम को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके उनके बारे में भी जानूंगा, फिर आपको भी बताऊंगा। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ 15 साल की, और ये जो सज़ा है किस लिए हुई, इसकी कहानी अपने आप में बड़ी खौफनाक और विभत्स है और कई बार सोचने के बाद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है दुनिया में। लेकिन क्राइम की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अल्बर्टो सांचेज गोम्स 28 साल का एक नौजवान है। इसके ऊपर इल्ज़ाम था अपनी माँ के कत्ल का। इसने 2019 में अपनी माँ का कत्ल किया था और उसकी वजह ये थी कि अक्सर इसका अपनी माँ के साथ झगड़ा होता है। हर बच्चों का माँ बाप का कई बार झगड़ा होता है, लेकिन इस झगड़े के बाद इसने कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद करीब 2 हफ्ते तक अल्बर्टो गोम्स की माँ अपने घर से बाहर नहीं निकली। पड़ोसियों ने देखा नहीं, पड़ोसियों को डाउट हुआ।
उन्हें ये भी पता था कि अल्बर्टो हमेशा लड़ता है, झगड़ता है, आवाज़ें आती थी लड़ाई झगड़े की। तो जब 2 हफ्ते तक माँ नहीं मिली, दिखी नहीं, तो किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि उन्हें कुछ डाउट है, आजकल अल्बर्टो की मदर दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर जाती हैं शहर से तो किसी न किसी नेबर को पता कर जाती हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्बर्टो के बिहेवियर पे भी उन्हें डाउट था, पुलिस को बताया। तो पुलिस जो है वहाँ पे वो पहुँचती है। ये ईस्टर्न मैड्रिड की कहानी है, स्पेन की। तो पुलिस पहुँचती है, अल्बर्टो से पूछताछ करती है। वो कहता है कि मेरी माँ कहीं बाहर गई है। लेकिन फिर पुलिस कहती है कि मुझे घर की तलाशी लेनी है। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल होती है तो अजीब सा मंजर देखती है। एक तो अजीब सी स्मेल आई। फिर उसने देखा कि फ्रिज में कुछ मांस के टुकड़े पड़े हैं। पता चला वो इंसानी मांस के हैं। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ हुई। तब उसने बताया कि हाँ, उसने फरवरी 2019 के फर्स्ट वीक में एक झगड़े के बाद अपनी माँ को मार डाला। मारने के बाद बॉडी वहीं पड़ी रही। फिर उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने माँ के लाश के टुकड़े किए। अगले 2 हफ्ते तक वो अपनी माँ के टुकड़े खाता रहा और अगले 2 हफ्ते तक उसके घर में एक पालतू कुत्ता था, उसे भी अपनी माँ के टुकड़े खिलाता रहा। और 2 हफ्ते बाद पड़ोसियों ने किसी तरह से जब शक जताया, पुलिस आई, तो ये राज खुला। अब 2019 का ये मामला है, फेब का। अभी 2020-21 में मैड्रिड के कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अल्बर्टो को 15 साल की सज़ा दी। तो मैंने शुरू में जो कहा आपसे कि बड़ा मतलब हैरानी होती है कि एक कत्ल के बाद इस तरीके की लाश के साथ हरकत, अपनी ही माँ की टुकड़े करना, फिर खाना 15 दिनों तक, और सज़ा सिर्फ 15 साल। तो इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग सज़ाएँ, अलग अलग जुडिशल सिस्टम क्या है, उन्हें पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो ये थी स्पेन की वो कहानी जो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। अब आता हूं आज की कहानी के ऊपर। 2018 की बात है ये, और कोटाईपट्टिनम एक जगह है तमिलनाडु में। तो इसी कोटाईपट्टिनम में एक पुलिस स्टेशन जो ये था कोटाईपट्टिनम का, वहाँ पे एक नया पुलिस के चौकी इंचार्ज आते हैं वहाँ पे, जिनका नाम था सब इंस्पेक्टर एन मुथु कुमार। एन मुथु कुमार ने कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन की चार्ज ली और अपना काम शुरू कर दिया। बतौर पुलिस अफसर इससे पहले कई थानों में ट्रांसफ़र हुआ था। तो इस थाने में आने के बाद जब चार्ज लिया तो हर पुलिस अफसर ये करता है, जब भी एक रूटीन है ये कि थाने में आता है तो देखता है कितने केसेस हैं, कितने पेंडिंग हैं, कौन कौन वांटेड लिस्ट में है, कौन बीसी है, यानी कि जो बहुत बिल्कुल जिसको घोषित अपराधी। तो इन सारी लोगों की लिस्ट एक होती है थाने में, फरार मुजरिम से लेके जिनको हर हफ्ते पेशी भी करनी है, और चोर उचक्के, पॉकेट मार, कातिल, रेपिस्ट, ऐसे सारे लोगों की लिस्ट होती है, केसेस की लिस्ट होती है। एन मुथु कुमार ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सारी फाइल देखने के बाद कहा कि इस पुलिस स्टेशन का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, मुझे सबसे एक ऐसा पुराना केस बताओ फाइल जो इस थाने में है, जो सबसे पुराना हो और अब तक अनसॉल्व्ड हो। फाइलें ढूंढनी शुरू हुई। एक फाइल मिली उस पुलिस स्टेशन की, यानी कि कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन की सबसे पुरानी फाइल थी, 28 साल पुरानी, 1991 की। और ये बात हम 2018 की कर रहे हैं जब चार्ज लिया है एन मुथु कुमार ने। तो 1991 की एक फ़ाइल निकली 28 साल पुरानी। उस फाइल को जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये केस 28 साल से अनसॉल्व है, और बाकायदा एक तरह से ऑफिशियली इसको क्लोजर रिपोर्ट तो नहीं दिया, लेकिन बंद ही मान के चल रहे थे, क्योंकि इस दौरान में 28 सालों में दर्जनों पुलिस वाले आए, दर्जनों नए चौकी इंचार्ज आए, मतलब थाने के इंचार्ज आए, बट कोई भी ना इस केस को सॉल्व किया, ना किसी का इंटरेस्ट था। क्योंकि आमतौर पे जब पुलिस वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर में ये देखा गया है, या तो वर्क प्रेशर इतना होता है, लॉ एंड ऑर्डर का टेंशन इतना होता है कि पुरानी फाइलों पे कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता। रूटीन क्राइम जो हो रहा है, हैपनिंग क्राइम, उसी के ऊपर उनका वक्त निकल जाता है, और जब तक ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है। मुथु कुमार ने कहा कि सबसे पुराना फाइल निकालो। 28 साल पुराना ये केस की फाइल उनके सामने थी। अब उस केस फाइल को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जो केस था वो विलाई थपेरुमल, एक शख्स, तो विलाई थपेरुमल वहीं का त्रिचूर का रहने वाला था।
और उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सैमुअल। अब विलाई की एक बहन थी शादी की उम्र की। सैमुअल अक्सर उसकी बहन को छेड़ा करता था। इस बात को लेके बहुत कई बार लड़ाई भी हुई, दोनों में बहसा बहसी भी हुई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वारदात नहीं हुई थी। लेकिन 31 मई 1990, 31 मई 1990 को विलाई थपेरुमल की बहन जा रही थी और सैमुअल ने उसे फिर से उसके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। इत्तेफाक से विलाई थपेरुमल भी वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये देखा अपनी आंखों से। इसके बाद वो सैमुअल से भिड़ गया, दोनों में झगड़ा हुआ। उस वक्त विलाई थपेरुमल के पास एक पेन नाइफ था, उसने उससे उस पर हमला कर दिया। सैमुअल जख्मी हो गया। लोग बाकी जब आए तब तक वो भाग गया वहाँ से, विलाई उसको मारकर। लोगों ने सैमुअल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन अगले दिन सैमुअल की मौत हो जाती है। पुलिस मर्डर का केस दर्ज करती है और विलाई थपेरुमल की तलाश शुरू करती है। एक दिन के अंदर अंदर ही वो अरेस्ट भी हो जाता है। सैमुअल के कत्ल के इल्ज़ाम में विलाई थपेरुमल को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अदालत में उसे पेश किया गया। चार्जशीट भी दाखिल हो गई, लेकिन अभी मुकदमे का फैसला नहीं आया था। अभी सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चलना ही था। इसी दौरान में 1991, इस इंसिडेंट के करीब साल भर बीते थे। 1 साल हो गया था अभी तक विलाई थपेरुमल को जेल में रहते हुए, और अभी मुकदमे की सुनवाई में 3, 4, 5 साल और लगता सेशन कोर्ट का फैसला। लेकिन 1991 में जो वहाँ की लोअर कोर्ट थी, उसने विलाई थपेरुमल को ज़मानत दे दी। ज़मानत इसलिए दी, उसका ग्राउंड जो था वो 2 था, बाकायदा वो केस फाइल में सब कुछ लिखा था। एक, विलाई थपेरुमल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो पेशेवर मुजरिम नहीं था। दूसरा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये प्री प्लान नहीं था, मतलब पहले से उसने सोच के कत्ल नहीं किया था। उसने उसकी बहन को छेड़ा, उसे गुस्सा आया, दोनों में हाथापाई हुई, उसने पेन नाइफ निकाला, उससे उस पर हमला किया और हॉस्पिटल में अगले दिन सैमुअल ने दम तोड़ दिया। तो ये एक तरह से गुस्से में मारपीट की वजह से भी इसको कत्ल की गिनती में आप रख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए अदालत ने विलाई थपेरुमल को 1991 में, मतलब कि सैमुअल के कत्ल के 1 साल के अंदर अंदर ज़मानत दे दी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, कोर्ट में मुकदमा शुरू हो चुका था। अब विलाई थपेरुमल 91 में बाहर आता है। बाहर आने के बाद ज़मानत की जो अवधि थी, म्याद थी, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जेल नहीं लौटता। जेल वाले जब इस बात को ध्यान देते हैं कि इस कैदी की ज़मानत इतनी तारीख तक थी, इसके बाद इसको वापस आना है, तो उसकी खोजबीन शुरू होती है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, कोर्ट के ज़रिए ऑर्डर आता है। अब पुलिस पीछे लगती है। कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन के लोगों को लगाया जाता है, वो ढूंढते हैं, पता चलता है वो तो गायब है। शुरुआत में पुलिस ज़ोरों शोर से तलाश करती है, लेकिन विलाई थपेरुमल का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, पुलिस वालों का जोश भी ठंडा हो जाता है। उनके पास और भी केस थे, वो उसमें लग जाते हैं। इसके करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 28 साल बीत जाते हैं। 91 का भागा हुआ कत्ल का एक मुल्जिम 28 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागा हुआ है। 28 साल बाद इसी कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन में एक नया सब इंस्पेक्टर आता है, नया इंचार्ज आता है, और वो कहता है कि मुझे सबसे पुराने केस की फाइल दो, और यही वो केस था। अब विलाई थपेरुमल को भागे हुए 28 साल हो गए थे, और जब वो भागा था तब उसकी उम्र भी अच्छी खासी थी, करीब 40 प्लस हो चुका था वो। तो एन मुथुकुमार ने यह तय किया कि वो इस सबसे पुराने केस के इस पुलिस स्टेशन को सुलझाएगा, सॉल्व करेगा। जब उसने तय किया तो जो पुलिस स्टेशन के बाकी लोग थे, कुछ उसमें पुराने भी थे, पर इतने भी पुराने नहीं, 28 साल वाला तो कोई था ही नहीं। ज़्यादातर या तो रिटायर हो गए या कुछ इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। तो कुछ पुलिस वालों ने समझाया कि वक्त बहुत हो गया, उसकी उम्र भी 60 पार होगी, पता नहीं जिंदा होगा मुर्दा होगा, कहाँ इस मुर्दा केस में हम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और भी केसेस हैं, उस पर ध्यान देते हैं, इस केस को छोड़िए। और ये वैसे भी इतना कोई हाई प्रोफाइल केस है ना, अब इसमें किसी की पड़ी हुई है, यहाँ तक कि सैमुअल की फैमिली ने भी कुछ आगे आके अब नहीं किया, सब भूल चुके हैं, तो फिर हम अपना क्यों वक्त बर्बाद करें। बट एन मुथुकुमार ने कहा नहीं, अगर वो मर चुका है तो हमें उसके मरने के सबूत चाहिए।
ताकि केस जो है उसको क्लोज कर सकें। पुलिस वालों के समझाने के बावजूद एसआई मुथु कुमार नहीं माने और उन्होंने स्पेशली 2 लोगों की एक टीम बनाई 28 साल पुराने एक केस को सुलझाने के लिए। इनमें एक राजगोपाल जो कि कांस्टेबल और दूसरा एस नागराज। एस नागराज 50 साल की उम्र का, रिटायरमेंट में 8-10 साल बाकी थे और उस पुलिस स्टेशन में काफ़ी वक्त गुजार चुका था, उस इलाके से वाकिफ था। इसीलिए सब इंस्पेक्टर ने इन दोनों कांस्टेबल को सिर्फ इस केस पे लगाया कि कोशिश करते हैं, बाकी आगे देखते हैं, तुम पता करो कि क्या हो रहा है। अब दोनों लग गए केस की तफ्तीश में, लेकिन ये दोनों अभी भी आधे मन धूरे मन से लगे हुए थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि एन मुथु कुमार जो 28 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को यकीन था कि अब जो विलाई थेपुरमल है वो इस दुनिया में होगा ही नहीं, उसकी उम्र इतनी हो गई कि वो मर चुका होगा। बट अब बॉस का ऑर्डर है तो जाना है। दोनों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सबसे पहले पहुंचते हैं 28 साल बाद उस गांव में जहां का वेलू थपेरुमल रहने वाला था। अब थपेरुमल के गांव पहुंचकर ये सबसे पहला काम ये करते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि वेलू थपेरुमल नाम का एक शख्स है, तो हमें इसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। डॉक्टर पूछते हैं क्यों, रिकॉर्ड पे? तो बताता है कि हमें चूँकि केस क्लोज करना है तो ये मुर्दा होगा, तो एक डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन वहाँ पता चला कि इस नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है। फिर वो गांव पहुँचे, उसके पड़ोसियों से पूछा, किसी ने कहा कि नहीं, वो यहाँ पे ना उसकी मौत हुई ना हमें उसकी कोई खबर है। अब बड़ी परेशानी। इसी दौरान में एक मुखबिर के ज़रिए पता चला कि वेलू थपेरुमल का एक बेटा है और ये तिरुनेलेवली जगह है, तिरुनेलेवली, वहाँ पे रहता है। अब ये था कि वो शादीशुदा था, उसका बेटा हो सकता है। पुलिस खैर उस मुखबिर के कहने पे उस गांव में पहुंचती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो विलाय थपेरुमल के बेटे के पास पहुंचती है। लेकिन जब वो बेटे से मिलती है तो दोनों कांस्टेबल हैरान रह जाते हैं, इसलिए कि जो उसकी उम्र थी वो काफ़ी कम थी। अब अगर 28 साल से भागा हुआ शख्स और अगर वो दुनिया में नहीं है तो एक तो ये बेटा कैसे पैदा हुआ और इतना यंग है। तो पहली चीज़ बेटे से मिलकर दोनों कांस्टेबल को लगा कि वो मरा नहीं, जिंदा है। इसके बाद अब उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाई। पता चला कि उसने एक दूसरी शादी की थी और उसी दूसरी शादी से उसका ये बेटा था और दूसरी बीवी और बेटे इस गांव में रहते थे जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन इसकी पहली बीवी भी जिंदा थी। अब इस दूसरी बीवी के गांव में बेटे में इन दोनों ने मिलकर अपने सारे सुराग ढूंढे, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई मिला नहीं। हफ्ते महीने बीत गए। फिर इन्हें पता चला कि इनकी पहली बीवी जो रहती है वो किसी और जगह रहती है, वो रहती है नाम्बियूर में। अब ये दोनों भटकते भटकते नाम्बियूर पहुंचते हैं। नाम्बियूर में जाने के बाद अब ये इस नाम से पुकार रहे हैं, विलायु थपेरुमल। इस नाम का हर शख्स मना कर दे कि यहाँ पे वो किसी को जानता नहीं, किसी को जानता नहीं। और जबकि था वो उसी गांव में, लेकिन नाम कुछ और रख रखा था। उसने विलाई थपेरुमल जब पुलिस की गिरफ्त से भागा बेल पे, तभी उसने बदल लिया था। अब पुलिस गांव में डेरा डाले हुए, उसे उम्मीद है कि यहीं मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। इस नाम के शख्स को कोई जानता नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर एक मुखबिर मिला और उसने एक पुराने सोर्स के ज़रिए बताया कि असल में उसका नाम विलायु थमानी है और आप विलायु थपेरुमल के नाम से उसे ढूंढ रहे हो और ये उसका नया नाम है, नई पहचान है और इसी नाम से उसने अपने आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड सब बनवा रखे हैं। अब वो दोनों ने सबसे पहले उसके ये जो राशन कार्ड और आधार कार्ड इसकी डिटेल निकलवाई। उसमें देखा 28 साल पुरानी उसकी तस्वीर से मिलान कराया कि अगर वो बूढ़ा होगा तो कैसा लगेगा। शक्ल लगभग मिल गई। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बीच में चला था, आजकल तो बंद हो गया, कि आप 10 साल पहले कैसे लगेंगे या 10 साल बाद कैसे लगेंगे। मैंने भी ये वाले में अपने आप को देखा था कहीं। तो खैर आधार कार्ड के ज़रिए पता चल गया कि ये वही शख्स है। उन्होंने भेजा अपने थाने में भी, थाने वाले ने कंफर्म किया। अब उसके बाद ये उसके घर के इर्द गिर्द बैठ गए, लेकिन वो घर से गायब।
हफ्तों फिर बीते, क्योंकि वो रहता था कहीं बाहर। फिर एक दिन आखिरकार ये शख्स अपने घर आता है। जैसे ये घर आता है, ये दोनों की नज़रें गिद्ध जैसी उसी घर पे लगी हुई थी। वो उसको भापते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, इंतज़ार करते हैं, पकड़ते नहीं हैं। जब उन्हें कन्फर्म हो जाता है ये वही शख्स है, हर तरह से गुपचुप तरीके से उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं, सब करते हैं। फिर वो अपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस की टीम आती है और आखिरकार 28 साल के बाद विलाउ थपेरुमल पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस जब गिरफ्तार करके उसको वापस लाती है थाने, तो बता देता है कि हाँ मैं वही हूँ। 1991 में भागा था, 2018 में, बल्कि 19 में पकड़ा गया। 18 में ये केस दोबारा खुला था। उसके बाद 2021 में वहाँ की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो अभी इसी साल ये फैसला आया है। 28 साल तक चकमा दिया पुलिस को, उसके बाद अब पिछले 2 साल से जेल में है और अब फैसला आया है इसी साल जनवरी में और उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अब यहाँ पे फिर वही है कि कानून के जानकारों का मानना है कि जो इसने पहला कत्ल किया था 1991 में, वो कत्ल एक तरह से हादसा था। उसकी बहन को छेड़ा, गुस्सा आया, उसने मारा, अगले दिन हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। तो ये 91 में बेल जंप करके भागता नहीं तो शायद 2000 से पहले ये जेल के बाहर भी आ जाता। अदालत शायद 7 साल की सज़ा देती। उम्र कैद भी अगर देती, आप ऐसे समझिए, तो उस वक्त उम्र कैद हमारे यहाँ 14 ही साल गिना जाता था। तो अगर 91 के इस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद देती, 1 साल जिसमें वो काट चुका था 90 में, तो 90 से 2004 में वो आज़ाद और बरी होता। लेकिन वो भागा और जिस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद नहीं होनी थी, अब 2021 में उस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई है। इस वक्त उसकी एज 66 ईयर है, 66 साल। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आप एक सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं कि कहीं उससे ज़्यादा आपको बड़ी सज़ा मिलती है। वेलु थपेरुमल के साथ भी यही हुआ। जिस जुर्म के लिए उसे कम सज़ा मिलनी थी, अब उम्र कैद मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 66 साल उम्र में उसे जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से एक सबक ये है कि अगर पुलिस वाला दिल से चाहे कि किसी केस को सॉल्व करना है, तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं सुलझने की। एन मुथु कुमार ने अगर इस थाने में आने के बाद ये तय किया कि मुझे इस थाने का सबसे पुराना वो केस का फाइल दो जो अनसॉल्व्ड है, मुझे उसको समझना है, केस सुलझाना है, ना सुलझे तो क्लोज करना है, लेकिन किसी तर्क, किसी दलील के साथ। और ये हुआ, थोड़ी सी मेहनत रंग लाई और 28 साल से भागा हुआ कानून का एक मुजरिम कानून की गिरफ्त में आया। तो ये एक लगन होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक काम का जज्बा और जुनून होता है, जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हुआ। तो सलाम है उस सब इंस्पेक्टर मुथु कुमार को जिनकी बदौलत ये केस सॉल्व हुआ। ऐसे बहुत सारे अपने देश में पुलिस अफसर पड़े हुए हैं जो ऐसे ही जुनूनी हैं और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व हुए हैं। मैं फिर कभी उनकी आपको कहानी सुनाऊंगा। पिछला करीब 6 साल से इंद्राणी मुखर्जी मुंबई के बायकुला जेल में बंद हैं। अब इंद्राणी मुखर्जी कौन है आप जानते होंगे। इसी कहानी में मैं शीना बोरा मर्डर केस के बारे में डिटेल में आपको कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन आज ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी नई कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आपको आज ये सुनाने की जो वजह है वो बताता हूँ। सीबीआई के डायरेक्टर को इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई के बायकुला जेल से एक लेटर लिखा। मुंबई में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज को इंद्राणी मुखर्जी ने एक लेटर लिखा और ये दोनों लेटर के मजमून है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला खत सीबीआई के डायरेक्टर को है, दूसरा खत शीना बोरा मर्डर केस की जो सुनवाई स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रही है उसके जज को है। लेटर में यह लिखा है इंद्राणी मुखर्जी ने कि जिस शीना बोरा के कत्ल के इल्ज़ाम में वो पिछले 6 साल से जेल में बंद है, वो शीना बोरा कभी मरी ही नहीं बल्कि जिंदा है, आज भी जिंदा है और कश्मीर में है। अब अपने देश में मुर्दों का जिंदा होना कोई हैरान करने वाली चीज़ होती नहीं है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आई हैं जिसमें मुर्दे अचानक जिंदा हो उठे,
लेकिन यहाँ पर जो केस, मतलब मीडिया ट्रायल, नेशनल हेडलाइंस, महीनों तक चली, रिश्तों के पेंच में उलझी हुई कहानी, अब 6 साल बाद अचानक ये कहना कि शीना बोरा जिंदा है, कहानी को एक नया ट्विस्ट देना है, इंद्राणी मुखर्जी की कोई चाल है या क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस खत को जो सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज को लिखा गया है, उसके बारे में और इस कहानी को बारे में दोनों को समझना जरूरी है, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। इंद्राणी मुखर्जी ने लिखा है कि बायकुला जेल में बंद थी, एक लेडी वहां आई, किसी जुर्म में पकड़ी गई और इंद्राणी से उसकी मुलाकात हुई। इंद्राणी मुखर्जी को वो पहचान गई क्योंकि मीडिया में तमाम जगहों पे टीवी पे उसने खबरें देखी थी और उसे ये भी पता था कि शीना बोरा मर्डर केस में बंद है। तो इंद्राणी मुखर्जी का दावा है कि उस लेडी ने उसे कहा कि आप जिस शीना बोरा के कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर हैं वो तो कश्मीर में है और कश्मीर में रह रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात हुई है। अब इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ने उससे बाकी चीज़ें पूछी और ये सब होने के बाद एक लेटर लिखा सीबीआई के डायरेक्टर को और एक लेटर लिखा स्पेशल सीबीआई कोर्ट को कि शीना बोरा जिंदा है और आप सीबीआई की टीम जो है वो भेजें कश्मीर शीना बोरा को ढूंढने के लिए, ताकि वो मिले तो मैं जेल से बाहर आऊँ। और यही चीज़ कोर्ट को भी लिखी है कि जिस कत्ल के लिए मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है वो मकतूल तो जिंदा है, वो मरी ही नहीं है, तो आप जांच एजेंसी को हुक्म दीजिए कि फिर से मामले की जांच करे, कश्मीर टीम को भेजे और कश्मीर में शीना बोरा को ढूंढे और उसे वापस लेकर आए, ताकि मैं इस केस से, इस सज़ा से आज़ाद हो सकूं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल सीबीआई कोर्ट को इंद्राणी मुखर्जी ने जो खत लिखा है इसमें सच्चाई कितनी है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी कहानी को फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। 1969 से ये कहानी शुरू होती है असम के दिसपुर से, जहाँ पे एक परिवार में इंद्राणी मुखर्जी पैदा हुई थी। उसके बाद 10वीं तक पढ़ाई की, माँ ने दूसरी शादी की, बाप सौतेला था। फिर पढ़ाई के दौरान जब उम्र कम ही थी तभी इंद्राणी मुखर्जी को एक शख्स से प्यार हो गया, सिद्धार्थ दास नाम था, उसके साथ शादी कर ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1989 में अचानक इंद्राणी मुखर्जी की ज़िंदगी में पहला तूफान आया। इंद्राणी मुखर्जी कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि वो सिद्धार्थ दास से तलाक ले रही। और उस वक्त तक 2 बच्चे हो चुके थे इंद्राणी मुखर्जी के। एक का नाम था शीना बोरा और दूसरे का नाम था मिखाइल। तो ये 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा। इंद्राणी कोर्ट में पहुंची और उसने कहा कि मुझे सिद्धार्थ से तलाक चाहिए, लेकिन इन बच्चों की भी मैं परवरिश नहीं करूंगा और इन बच्चों की कस्टडी भी बाप को देती हूं, मैं इनको नहीं रखूंगी। कस्टडी भी नहीं ली। उसके बाद शीना बोरा ने तलाक लिया। तलाक लेने के बाद अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता पहुंचती है 1990 में, 1990 में। कोलकाता जाने के बाद वहाँ एक छोटी मोटी नौकरी करती है HR की, और फिर उसकी मुलाकात होती है संजीव खन्ना नाम के एक शख्स से। संजीव खन्ना के साथ वो मिलती है, कुछ दिनों के बाद उसकी दोस्ती हो जाती है, फिर संजीव खन्ना से भी प्यार होता है और 1995 में इंद्राणी मुखर्जी संजीव खन्ना से शादी कर लेती। ये दूसरी शादी थी इंद्राणी मुखर्जी की। संजीव खन्ना के साथ शादी के बाद उसे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम था विधि को नाम रखा गया। अब इन दोनों के बीच ये रिश्ता चलता रहा, विधि पैदा हो गई, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद संजीव खन्ना से भी पटी नहीं और इंद्राणी ने संजीव खन्ना को छोड़ दिया और वो वहाँ से निकल आई। लेकिन इससे पहले जब संजीव खन्ना से उसकी शादी हुई तब उसने संजीव खन्ना को ये सच नहीं बताया था कि उसकी एक शादी पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम शीना है, एक का नाम मिखाइल है। उसने छुपा के रखा, बल्कि अगर 1-2 बार मुलाकात हुई तो उसने कहा ये मेरे दोनों भाई बहन हैं। 1998 में संजीव खन्ना से आखिरकार अलग होने के बाद फिर डिवोर्स ले लेती है इंद्राणी। तो 95 में शादी की, 98 में डिवोर्स ले लिया। ये दूसरा तलाक था इंद्राणी मुखर्जी का। लेकिन इस बार डिवोर्स लेने के बाद, अलग होने के बाद, विधि को अपने साथ रखती है। पहली वाली वो चीज़ नहीं करती है जो दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। अब विधि उसके साथ थी।
98 में तलाक हुआ दूसरी। पहली बार जब तलाक हुआ उसने असम छोड़ा, कोलकाता पहुंची। दूसरी बार तलाक हुआ तब उसने कोलकाता छोड़ा और अब सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गई। मुंबई पहुंचती है 1999 में। वहाँ पे कुछ छोटी मोटी कंपनियों में HR की नौकरी करती है और करते 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 फिर उसके बाद स्टार इंडिया के दफ्तर में उसकी एंट्री होती है। आपको याद होगा तब स्टार न्यूज़, जो ABP न्यूज़ है पहले स्टार न्यूज़। तो स्टार न्यूज़ में उस वक्त जो CEO थे पीटर मुखर्जी, एक तरह से सर्वे सर्वा। पीटर मुखर्जी से मुलाकात होती है इंद्राणी मुखर्जी की। मुलाकात प्यार में बदलता है। हालांकि पीटर मुखर्जी पहले से शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दोनों का प्यार होता है। 2002 में इंद्राणी मुखर्जी तीसरी शादी करती है पीटर मुखर्जी से। विधि को वो अपनी बेटी बताती है, लेकिन मिखाइल और शीना बोरा का सच पीटर मुखर्जी से भी छुपा लेती है। अब पीटर मुखर्जी का भी एक बेटा था राहुल, जो जवान हो चुका था। 2002 में इधर ये दोनों शादी करते हैं। उसके बाद इनके रिश्ते ठीक चलते हैं। फिर पीटर अपनी कंपनी खोल लेते हैं, इंद्राणी मुखर्जी को भी कई कंपनी के डायरेक्टर बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा आ जाता है। कई 100 करोड़ रुपए की कंपनी आ जाती है। फिर एक चैनल शुरू करते हैं 2007 में 9X। उसके बाद इसकी इंद्राणी CEO बनती हैं, चेयरमैन बनते हैं वो। तो ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। मुंबई में अब इंद्राणी मुखर्जी एक बड़ी हस्ती बन चुकी थी। पीटर मुखर्जी एक बड़ा नाम था मीडिया सर्कल में भी। तो अब दोनों एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर अचानक एक तूफान आता है और तूफान का नाम था शीना बोरा। शीना बोरा को और उसके भाई मिखाइल को हमेशा इंद्राणी दुनिया से अपना भाई और बहन बताती थी। मुंबई आने के बाद उसने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। बीच बीच में वो जाती थी ज़रूर अपने घर। लेकिन अब शीना बोरा भी बड़ी हो गई, उसे भी अपना करियर बनाना था। एक रोज़ वो अपनी माँ को, इंद्राणी मुखर्जी को, बिना बताए मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई आने के बाद इंद्राणी से मिलती है। मजबूरी थी इंद्राणी को कि वो उसको पीटर से मिलाते हैं और पीटर से कहते हैं कि ये मेरी बहन है। शीना बोरा, जो रिश्ते में कायदे से पीटर मुखर्जी की अब सौतेली बेटी होनी चाहिए, लेकिन इंद्राणी ने ऐसे रिश्ते का पेंच फंसा दिया कि अब शीना पीटर मुखर्जी को बाप कहने की बजाय जीजू कहकर पुकारने लगी। लेकिन शीना के मुंबई आने से इंद्राणी मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ गईं कि पता नहीं कब ये राज फाश हो जाए कि ये मेरी बेटी है और एक बेटा भी है। पीटर से झूठ बोला है, फिर ऑलरेडी 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तीसरी बार क्या होगा। और पीटर मुखर्जी की दौलत, शान, शौकत, इन सब चीज़ों पे भी इंद्राणी की नज़र थी। तो पीटर मुखर्जी को वो आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती थी और ये भी नहीं चाहती थी कि उसका अतीत, उसका सच उसके तीसरे शौहर, उसके तीसरे पति तक पहुँचे। फिर एक समझौता होता है। शीना बोरा मुंबई में एक अलग फ्लैट लेकर रहती है, लेकिन कभी कभी वो मिलने आ जाती है। शर्त यही थी कि इंद्राणी को हमेशा अपनी बहन बताएगी और सच नहीं बताएगी। इसी दौरान, आने जाने के दौरान, अब पीटर मुखर्जी का एक बेटा राहुल, जो बड़ा हो गया, वो भी काम करता है, वो भी घर आता। तो अब राहुल और शीना बोरा की मुलाकात शुरू हो जाती है। अब कायदे से देखें तो राहुल इंद्राणी का सौतेला बेटा और पीटर मुखर्जी की शीना बोरा सौतेली बेटी। लेकिन सच सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक इंद्राणी को और एक शीना बोरा को। राहुल भी अनजान और पीटर मुखर्जी भी अनजान। राहुल को ये लगा कि ये उसकी सौतेली माँ की बहन है और पीटर मुखर्जी को भी ये लगा कि ये उसकी साली है, जबकि हकीकत में रिश्ता ऐसा था कि दोनों भाई बहन हुए सौतेले, क्योंकि इंद्राणी की बेटी शीना, पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल। तो दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों एक एक बच्चे सौतेले हुए, एक अपने हुए। रिश्तों में बड़ा इसमें पेच है, आप उलझ जाएंगे इसको ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो इन रिश्तों की सच्चाई से अनजान राहुल और शीना बोरा में प्यार हो जाता है। अब हालांकि ये प्यार भी आप किस हिसाब से देखें, क्योंकि अगर राहुल को ये तो पता था कि शीना बोरा इंद्राणी की बहन है, तो बहन के नाते अब यहाँ दूसरा रिश्ता राहुल का मौसी का भी बन जाता है शीना से, क्योंकि माँ की बहन तो मौसी होती है, हमारे यहाँ खाला कहते हैं। तो राहुल ये तो पता था कि शीना बोरा उसकी बहन है, लेकिन वो मौसी से प्यार कर बैठता है और उसे हकीकत पता नहीं थी कि इंद्राणी की ये बेटी है, तो कायदे से फिर वो उसकी सौतेली बहन होती। लेकिन अब राहुल और उसमें प्यार हो जाता है। ये बात इंद्राणी को पता चलती है। अब इंद्राणी को लगता है कि अगर राहुल की ज़िंदगी में शीना बोरा आ गई
तो उसकी जो एक हुकूमत है उस घर में और पीटर मुखर्जी के, वो सब कुछ गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो दौलत है, जायदाद है, उसमें भी हिस्सेदार बन जाएगी, और राहुल के हक में हिस्सा जाएगा, उसकी बेटी के हक में हिस्सा जाएगा, और फिर उसके हाथ कुछ लगेगा नहीं। तब इंद्राणी परेशान रहने लगी। वो चाहे कई बार उसने राहुल को भी कहा कि तुम दूर हो जाओ शीना बोरा से, शीना बोरा से भी उसने कहा कि तुम दूर हो जाओ राहुल से, लेकिन जवान प्यार दोनों ने माना नहीं और दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस चीज़ ने इंद्राणी मुखर्जी को इतना बेचैन कर दिया कि जब उसे कुछ नहीं सूझा, उसे लगा कि पीटर मुखर्जी की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत वो अपने बेटे राहुल के नाम करेगा और राहुल के ज़रिए फिर शीना बोरा तक पहुंचेगा जो उसकी अपनी बेटी थी। तो उसने लगा कि इसका क्या करें। तब इंद्राणी मुखर्जी के दिमाग में पहली बार आया कि क्यों ना इन दोनों को रास्ते से हटा दें, अपनी बेटी शीना बोरा को और पीटर के बेटे राहुल को, ताकि जायदाद का कोई हकदार ही ना हो। और इसी के बाद उसने सबसे पहले संजीव खन्ना यानी अपने दूसरे पति को कांटेक्ट किया जो कोलकाता में था। उसने कहा कि देखो, संजीव खन्ना से उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि अगर राहुल और शीना बोरा को रास्ते से हटा दें तो पीटर मुखर्जी की सारी जायदाद मेरी होगी, और विधि जो संजीव खन्ना से बेटी थी दूसरी शादी में, उसने कहा वो मेरे साथ रहती है, पीटर मुखर्जी भी उसे प्यार करते थे, तो सारी जायदाद पीटर मुखर्जी की हमारी बेटी विधि के नाम हो जाएगी। अब संजीव खन्ना को यह है कि मेरी बेटी के हिस्से में सारा जायदाद आ जाए, इसमें क्या बुराई है। उसने कहा ठीक है, वो भी खुश हो गया। उसने कहा करना क्या पड़ेगा। उसने कहा रास्ते से हटाना शीना बोरा और राहुल को। संजीव खन्ना तैयार हो गया। अब संजीव खन्ना के तैयार होने के बाद एक और शख्स की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो कत्ल को अंजाम दे। दूसरा शख्स पीटर मुखर्जी का पुराना भरोसेमंद ड्राइवर श्यामबर था। श्यामबर को भी इसने पैसे का लालच दिया और अपने साथ मिला लिया। इसके बाद तारीख तय की शीना बोरा और राहुल की कत्ल की 24 अप्रैल 2012, 24 अप्रैल 2012। प्लान ये था कि राहुल को बुलाया कि अच्छा आओ तुम्हारी शादी की और सगाई की बात करते हैं। पीटर मुखर्जी उस वक्त इंडिया में नहीं, विदेश गए हुए थे, और साजिश ये थी कि इन दोनों को बुलाएंगे, बेहोशी की कुछ दवा देंगे पानी में और किसी और चीज़ में, और बेहोश होने के बाद गला घोटेंगे और लाश कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे। 24 अप्रैल 2012 को राहुल घर में था। इंद्राणी मुखर्जी ने उसे पीने के लिए पानी दिया, पानी में बेहोशी की दवा मिला दी। राहुल अलग रहता था। राहुल को किसी बात पे गुस्सा आया और वो बेहोश इससे पहले कि घर में होता, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। इंद्राणी ने रोकने की बहुत कोशिश की, वो रुका नहीं, और उसी हालत में वो गाड़ी में बैठकर चला गया। शायद उस पर बेहोशी का असर कम हुआ था और वो घर से निकल गया, इसलिए उसकी जान बच गई। अगर वो घर में बेहोश हो जाता तो पहला कत्ल उसी का होता। तो राहुल निकल गया, इंद्राणी परेशान। अब दूसरा इधर श्यामबर और संजीव खन्ना की तैयारी थी। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं शाम को नेशनल कॉलेज मुंबई, शाम 6:30 बजे। वहां पे शीना बोरा थी। शीना बोरा को कार में बिठाया जाता है। इंद्राणी साथ में थी, साथ में था श्यामबर ड्राइवर और संजीव। इसके बाद उसे भी बेहोशी की दवा दी जाती है। फिर उसका गला घोटा जाता है। गला घोटने के बाद घर लाते हैं, लाश को कार की डिक्की में रखते हैं, और ये सब करने के बाद जब रात का वक्त होता है, थोड़ा सन्नाटा होता है, तो उस लाश को कार में ही डिक्की में रखकर मुंबई से दूर रायगढ़ ज़िले में ले जाते हैं। रायगढ़ ज़िले के एक जंगल में कार को निकालते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं, आग लगाते हैं, और वहीं लाश के बाकी जो बचे कुचे हिस्से थे उसको दफना देते हैं, और फिर ये लोग लौट आते हैं। 2012 24 अप्रैल का ये इंसिडेंट था। अब शीना बोरा गायब। शीना बोरा को अब ढूंढे कौन, किसको फिक्र है उसकी, किसको परवाह है अगर वो गायब है तो। इंद्राणी माँ थी, लेकिन इंद्राणी ने ही कत्ल किया। पीटर मुखर्जी की साली थी। पीटर मुखर्जी ने जब हिंदुस्तान लौटे तो नोटिस किया आ नहीं रही, तो पूछा तो कहा कि वो यूएस चली गई है जॉब के सिलसिले में, और किसी को फिक्र नहीं थी एक ले देकर राहुल के अलावा, जो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। अब राहुल ने जब शीना बोरा का मोबाइल मिलाना शुरू किया, उससे मिलना चाहा, वो ना रिप्लाई करे, मोबाइल बंद। बीच में शुरू में कुछ रिप्लाई उसने किए थे कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अमेरिका जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी। और ये असल में मोबाइल खुद इंद्राणी के पास था और वो उससे टेक्स्ट पे बात करती थी। लेकिन फिर राहुल को कुछ शक हुआ।
राहुल ने बहुत पहले पुलिस में एक रिपोर्ट भी लिखा दी थी कि मुझे डाउट है कि शीना बोरा के साथ कोई उल्टा पुल्टा ना हो गया हो, बट पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे राहुल को भी ये कन्विंस कर दिया गया कि शीना बोरा चली गई अमेरिका और तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हो, तुम भी उसे भूल जाओ। तो राहुल ने कहा कि चलो वो भी बदल गई, मैं भी बदल जाता हूँ। फिर वो भी ठंडा हो गया, बात आई गई होगी। 2015 आ गया, शीना बोरा को गायब हुए 3 साल। 3 साल के बाद तब मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे, रिटायर हो गए अभी। राकेश मारिया के पास एक फ़ोन आता है उनके ऑफिस में, लैंडलाइन पर। फ़ोन पे एक लड़की थी। लड़की कहती है कि शीना बोरा, जो पीटर मुखर्जी, इंद्रानी मुखर्जी की बेटी हैं, पिछले 3 साल से गायब है। और वो गायब नहीं बल्कि उसका कत्ल हो चुका है, और उसके कत्ल के पीछे इंद्रानी मुखर्जी का हाथ है, एक श्यामबर जो है ड्राइवर, उसका हाथ है। अब पीटर मुखर्जी बड़ी हस्ती थी। राकेश मारिया ने फ़ोन रखने के बाद सबसे पहले अपनी टीम को बोला कि ज़रा पता करो शीना बोरा कौन है, कहाँ है, कब से नहीं है, गायब है कि नहीं है। और आखिरकार पुलिस पता करती है तो पता चलता है वाकई वो 2012 से गायब है। इसके बाद पुलिस ड्राइवर श्यामबर के पीछे लगती है। एक दिन मौका देखकर श्यामबर को उठा लेती है, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में उससे पूछताछ करती है। वो मुंह खोलता है। मुंह खोलने के बाद वो ले जाता है रायगढ़, उसी जगह जहाँ पर शीना बोरा की लाश को जलाकर गाड़ा गया था। लाश मिलते ही वो तो अब कंकाल की शक्ल में 3 साल बीत चुके थे। उसका डीएनए होता है। जैसे डीएनए होता है पता चलता है कि ये शीना बोरा है, इंद्रानी मुखर्जी की बेटी। पुख्ता सबूत था। इसके बाद अगस्त 2015, 24 या 25 अगस्त 2015 की तारीख थी जब पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत था कि शीना बोरा का कत्ल हो चुका है, और कत्ल करने वाली उसकी अपनी माँ है, उसका दूसरा पति है और ड्राइवर है। इसी के बाद शीना बोरा को 2015 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी के कुछ वक्त के बाद फिर पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। पीटर मुखर्जी इस वक्त बेल पे बाहर है, लेकिन शीना बोरा के कत्ल के इल्ज़ाम में इंद्रानी मुखर्जी पिछले 6 साल से मुंबई के बैकुला जेल में बंद है। सेशन कोर्ट बेल रिजेक्ट कर चुकी है, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट कर चुकी है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बचता है। अब वहाँ क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन इसी दौरान में अब अचानक कल इंद्रानी मुखर्जी ने यह नया एक खुलासा किया। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल सीबीआई कोर्ट को लेटर लिखकर कि शीना बोरा जिंदा है और कश्मीर में है, सीबीआई की अपनी टीम भेजिए और उसे ढूंढ कर लाइए ताकि मैं जेल से बाहर आऊँ। अब सवाल ये है कि अगर सचमुच शीना बोरा जिंदा है तो पहली चीज़, रायगढ़ से वो लाश किसकी मिली? दूसरी चीज़, ड्राइवर श्यामबर ने एक्सेप्ट कैसे किया, इकरार जुर्म कैसे किया? तीसरी चीज़, संजीव खन्ना ने कैसे किया? चौथी चीज़, पीटर मुखर्जी ने भी कैसे कहा कि हाँ इंद्रानी मुखर्जी ने ये सब कुछ किया है? राहुल को कैसे शक था? मिखाइल जो बेटा था असम में, उसको कैसे लगा कि हाँ सच में मार दी गई है? और इन सब से ऊपर इंसान झूठ बोल सकता है, कुछ चीज़ें झूठ नहीं बोलती। वो डीएनए जिसने ये साबित किया कि मरने वाली जो उम्र थी 23-25 के बीच की, जो डीएनए मैच किया वो इंद्रानी मुखर्जी से मैच किया। तो क्या वो झूठा था? अगर वो नहीं है झूठा, वो सच्चा था, तो फिर ये इंद्रानी मुखर्जी का ड्रामा क्यों कि शीना बोरा जिंदा है? केस को एक नया मोड़ देने के लिए, अपनी ज़मानत की अर्जी को आसान करने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और है? और अगर दूसरा पहलू भी लेना चाहिए, क्राइम में हमेशा याद रखिए कि आप आखिरी जजमेंट मत दीजिए, कुछ ना कुछ शक की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर उस महिला ने जिसने आकर जेल में इंद्रानी मुखर्जी से कहा है कि हाँ उसने कश्मीर में देखा है शीना बोरा को और सचमुच शीना बोरा जिंदा है, तो फिर अब पलट कर क्या पुलिस ने डीएनए गलत कराया? क्या पुलिस ने सैंपल लिया? या पुलिस प्रेशर में आकर उसने ये केस खोल दिया? पुलिस के पास इस डीएनए के अलावा और क्या क्या सबूत थे? जो बाकी लोग थे, क्या वो सारे जो श्यामबर से लेकर ड्राइवर बाकी लोग, पुलिस ने टॉर्चर करके इनसे इकबाल जुर्म कराया? जो सारे साइंटिफिक बाकी एविडेंस थे वो सब क्या मैनिपुलेट किया गया? तो ये सारे सवाल फिर पुलिस के ऊपर उठेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना तब बेवकूफ़ी भरा होगा, क्योंकि 6 साल बाद अचानक एक मुर्दा के जिंदा होने की बात कही जा रही है। अगर आप इसमें मुझसे राय पूछें तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है 99.9%
ये एक हथकंडा हो सकता है, ये कानूनी मुकदमों से निकलने का एक कोई सुझाया हुआ किसी का रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा मुझे नहीं मालूम। बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं। इस दुनिया में अजीब अजीब कहानियाँ होती हैं, जुर्म की दुनिया की। आज की जो कहानी है, दो ऐसी कहानी है जो झकझोर कर रख देगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें जो हमें सोचने पे भी मजबूर करती है कि इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है, क्या क्या झूठ बोलता है। दो अलग अलग तरह की कहानियां हैं, लेकिन दोनों ही कहानियों का जो निचोड़ है वो एक है, और इसकी ज़मीन है धोखा। एक तो वक्त ऐसा बदला हुआ है कि आजकल कुछ भी मुमकिन है, ये आप हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब दो लड़कियों को आपस में प्यार हो जाए तो भी कोई हैरानगी की बात नहीं है, दो लड़कों को आपस में प्यार हो जाए तो भी बड़ा लगता है कि अरे ये तो होता रहता, कौन सा पहली बार सुन रहा हूँ। दो कहानी जो है उसका पहला पार्ट आपको पहले सुनाता हूँ। फेसबुक, सोशल मीडिया पे अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसके ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को समझना, बातचीत करना आसान हो गया। बहुत सारे लोग जो तन्हा हैं उनके लिए एक नई दुनिया एक तरह से हो गई है सोशल मीडिया, क्योंकि उनके साथ कोई बातें करने वाला होता है, कोई अपनी राय शेयर करने वाला होता है। तो आजकल जिधर देखिए लोग हाथों में मोबाइल या जो भी है, बस वक्त का पता नहीं चलता अगर आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो, और दुनिया के कोने कोने में आपके अपने दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही फेसबुक के ज़रिए महाराष्ट्र का एक लड़का, दिल्ली का एक लड़का, दोनों फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक दूसरे को भेजते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत का सिलसिला लंबा चलता है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत एक अजीब मोड़ पर पहुंच जाती है। दोनों लड़के अब आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, और आखिरकार दोनों एक दूसरे से अपने बात, जो मन की बात है, उसका इजहार भी कर देते हैं। पता चला कि दोनों लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र का जो लड़का था वो एक बिजनेस फैमिली से था, अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से, पढ़ा लिखा खुद भी। और जो दिल्ली का लड़का था उसने अपना फेसबुक पे जो प्रोफाइल डाला और अपने दोस्त को जो बताया वो ये था कि वो भी एक बिजनेसमैन का बेटा है और बिजनेस करता है। तो लंबे अरसे तक दोनों की दोस्ती चली फेसबुक पर। इस दौरान में दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हुए, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि समाज है, समाज के बंधन हैं, दो लड़कों के बीच में कैसे शादी होगी। पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की पढ़ी थी कि आजकल कई जगह पे ये लीगल भी है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, दो लड़कियां आपस में शादी कर सकती हैं, तो लड़के क्यों नहीं कर सकते। सारी बातें एक दूसरे से करते रहे, लेकिन फिर अचानक एक दिन एक मोड़ आता है इस कहानी में। जो महाराष्ट्र का लड़का है वो कहता है चलो एक काम करते हैं, मैं अपना जेंडर बदल देता हूँ, मैं ऑपरेशन कराता हूँ, मैं लड़की बन जाता हूँ। उसका थोड़ा सा लुक और बाकी चीज़ें भी लड़की जैसी ही था। दिल्ली वाले दोस्त को कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं, वो कहता ठीक है। इसके बाद मोहब्बत में पागल महाराष्ट्र का वो लड़का ऑपरेशन कराता है, और ऑपरेशन कराने के बाद एक तरह से लड़की बन जाता है। जो भी जैसा भी, मतलब एक अपना लिंग बदल लेता है, और अब वो लड़का एक लड़की बन जाता है, अपना एक नाम भी रख लेता है लड़की का। दिल्ली के दोस्त को ये बात पता थी। अब उसके बाद ऑपरेशन के बाद की वो तस्वीरें, सारी चीज़ें भेजता है। अभी तक दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है लाइव, अब तक सिर्फ फेसबुक और वर्चुअल वर्ल्ड में ही दोनों की मुलाकात हो रही है। लेकिन मोहब्बत में अंधे उस लड़के की आप ये देखिए कि वो अपना हुलिया चेंज कर लेता है, लड़का से लड़की बन जाता है, ऑपरेशन कराता है। घर वालों को भी उसकी ये बात बड़ी अजीब लगती है। घर वाले बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इश्क का बुखार सवार था, तो किसी की मानता नहीं। अब ऑपरेशन के बाद थोड़ा वक्त बीतता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब लड़का से बन चुका वो लड़की एक बार दिल्ली में अपने उस दोस्त बॉयफ्रेंड से कहती है, या कहता है, जो कहें आप, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कि अब तुमसे मिलना है और शादी करनी है। दिल्ली का भी उसका दोस्त कहता हाँ मुझे भी शादी करनी है और तुमसे मिलना है। मुलाकात की तारीख तय होती है। इसके बाद पिछले हफ्ते, ये लास्ट वीक की कहानी है,
महाराष्ट्र का वो लड़का जो अब लड़की बन चुका ऑपरेशन कराने के बाद दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में उसका वो दोस्त मिलता है। उस दोस्त ने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था, अपने परिवार से अलग उसी फ्लैट में ले जाकर उसको रखता है। दोनों साथ रहते हैं और दोनों के रिश्ते एक लड़का और लड़की जैसे हो सकते हैं, एक पति पत्नी, वैसे ही कुछ रिश्ते भी बन जाते हैं। शुरू के कुछ दिन बड़े अच्छे गुजरे। एक लंबे अरसे के बाद दो लड़कों की दोस्ती, फिर मोहब्बत, फिर उनमें से एक लड़का लड़की बना, फिर दिल्ली आया, दिल्ली में अपनी जीवन साथी से मिला और अब दोनों साथ रह रहे हैं। अब उसके बाद कुछ दिन बीतता है तो महाराष्ट्र से वो जो लड़का लड़की बन चुका वो अब कहता है कि चलो अब शादी कर लेते हैं। ये भी कहता है ठीक है, बस एक मुहूर्त देखते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन करीब हफ्ता भर साथ गुजारने के बाद एक रोज़ सुबह वो लड़का गायब हो जाता है, दिल्ली वाला जिसने अपने आप को बिजनेसमैन बताया था। अब ये उसका इंतज़ार करती है जो महाराष्ट्र से आई कुछ दिन पहले तक लड़का, लेकिन वो आता नहीं है। एक दो दिन बीत जाता है, वो उसको कॉल करती है, मोबाइल नहीं उठाता, घर का पता नहीं। अब वो परेशान बुरी तरह से, क्या करे। 2-3 दिन तक तो इंतज़ार करती है, इधर उधर जितने भी और उसके कॉमन फ्रेंड थे उनके ज़रिए पता करती है। फिर महाराष्ट्र में वो अपने दोस्तों से बात करती है या करता है, लेकिन उस लड़के का कोई सुराग नहीं मिलता जिसके लिए एक लड़के ने न सिर्फ अपना रूप बदला, ऑपरेशन करा के लड़की बना, घर वालों से बगावत करके दिल्ली आया, शादी करना चाहता था, और जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो धोखा देकर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। अब वो क्या करे। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो उसे ढूंढती रहे, दिल्ली में रहे, और या फिर अपने पास घर लौटे, अपने माँ बाप के पास, उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन उसने घर लौटना का ख्याल जो है उसके मन में नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि पूरा परिवार जो है उसके विरोध के बावजूद उसने क्या क्या कदम उठाए, अपना पूरा रूप ही चेंज कर लिया है। आखिर में जब उसे लगा कि सच में यकीन हो गया कि उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि इसी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उसके साथी ने उसको दिया था। दोनों साथ रह रहे थे और कुछ दिन साथ बिताने के बाद वो भाग गया था। अब मोहन गार्डन पुलिस में जाने के बाद लड़का से लड़की बनी ये लड़की रिपोर्ट ये लिखाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे फेसबुक पे एक लड़के से प्यार हुआ था, जबकि दोनों लड़के थे। प्यार में उसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया, लड़का से लड़की बन गई, ऑपरेशन करा लिया, शादी करने का उसने वादा किया, यहाँ है, शादी के नाम पे उसने धोखा दिया, उसके साथ संबंध बनाए और वो दोनों साथ रहे। और जब शादी की बात आई और करनी थी, अचानक वो भाग गया। तो पुलिस ने भी सारे सेक्शन के तहत संगीन, जैसे 376 और बाकी जता रहे हैं, रेप, मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, ये भी एक सेक्शन लगाया। तो क्योंकि ये था कि शायद उसने बताया कि मुझे उसी की वजह से आया, और उसने एक तरह घर में अकेले बंद करके रखा। तो इन सारी चीज़ों में पुलिस ने अब मुकदमा तो दर्ज कर लिया, FIR लिख ली है और उस लड़के की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस में जाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि उस लड़के का सच सामने आया, और पहली चीज़ उस लड़के के बारे में जो नाम पता चला, उसके बाद एक चीज़ और पता चली कि वो किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, बल्कि दिल्ली के एक शोरूम में एक सेल्समैन है, और उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था। तो अब उसका ये सच सामने आया, उसके घर का पता भी मिल गया, लेकिन वो घर पे भी नहीं है। और पुलिस दिल्ली की जो है मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन की टीम उस लड़के को ढूंढ रही है, और उनके लिए भी ये अपने आप में एक अनोखा केस है, क्योंकि दो लड़कों की मोहब्बत की कहानी है, जिसमें एक लड़का मोहब्बत में पड़कर लड़की बन गया, घर बार छोड़कर दिल्ली आ गया। ये पुरानी फिल्मों में देखते थे, लड़का और लड़की के बीच ऐसी चीज़ें होती थी, अब दो लड़कों के बीच में भी है। और उसके बाद वो एक धोखा दिया और भाग गया। तो अब पुलिस उस लड़के को ज़ोरों शोर से तलाश कर रही है, और मुकदमा जो धाराएं हैं वो संगीन है। तब एक बार वो गिरफ्तार हो, उसके आगे की जो कहानी होगी, जो फॉलोअप होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये पहली कहानी थी दो लड़कों की अजीब मोहब्बत की। ऐसी ही कहानी है, लेकिन इस कहानी में मकसद अलग है, कैरेक्टर भी अलग है,
और ये कहानी है नागपुर की, और ये कहानी भी इसी मंडे की है। आज वेडनेसडे है, 2 दिन पुरानी कहानी है। एक लड़की नागपुर में पुलिस स्टेशन में पहुंचती है अचानक, और ये बात मंडे की है, और पुलिस स्टेशन है कलमना पुलिस स्टेशन थाना। दिन के वक्त वो लड़की पहुंचती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया और मेरे साथ गैंग रेप किया। अब पुलिस स्टेशन में एक लड़की आकर ये रिपोर्ट लिखा रही है, और वो भी उसने बताया कि दिन दहाड़े, और एक बस स्टैंड बताया उसने उसके करीब। तो नागपुर पुलिस के सीनियर अफसरों तक ये बात पहुंची, सारे के हाथ पैर फूल गए सभी के, क्योंकि शहर में दिन दहाड़े एक अच्छे खासे जो जहाँ पे सुरक्षा की बातें भी की जाती हैं, वहाँ पे एक लड़की के साथ गैंग रेप और दिन में, और वो भी जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है। तो उन्हें लगा कि ये मामला बड़ा संगीन है। फ़ौरन आला पुलिस अफसरों ने दखल दिया, और इसके बाद एक टीम बनाई गई, मुकदमा दर्ज किया गया, और कहा गया कि जो रेपिस्ट हैं उनको पकड़ा जाए। जिस लड़की ने ये सारा लोकेशन बताया था, उसके आसपास के सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया। अच्छा, इस दौरान एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने पहला काम ये किया कि लड़की का मेडिकल कराया। रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तब तक पुलिस की टीम चारों तरफ लगा दी गई। कहते हैं कि करीब 500 पुलिस वालों की टीम लगा दी गई थी हर इलाके में, कि जो भी जानकारी मिले देखो, कुछ ऐसे लड़के मिले देखो जो संदिग्ध हों, जिनका पास रिकॉर्ड हो। 100 सीसीटीवी फुटेज कैमरे, 1000 के 500 से ज़्यादा पुलिस वाले। अब इन लोगों ने छानबीन शुरू की, और उस पूरे एरिया की, कि जहाँ जहाँ पे कुछ मिलने की उम्मीद है। सीसीटीवी फुटेज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस की टीम भी लगी रही, पुराने लोगों को भी पकड़ने की कोशिश करती रही, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी दौरान में एक दिन बीत गया, और उधर मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में एक अजीब चीज़ आई। वो ये आई कि इस लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। और अब जब ये रिपोर्ट आई तो पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि एक लड़की आकर कह रही है कि मेरे साथ रिपोर्ट हुआ। या तो फिर कई बार ऐसा होता, दुश्मनी में कई लोग करते हैं तो नाम लेते हैं। ये लड़की तो किसी का नाम भी नहीं ले रही, कह रही मैंने किसी को जानती नहीं हूँ, वो सब अनजान लोग थे, मुझे उन्होंने पकड़ा, उठाया और मुझे एक गाड़ी में बिठा कर ले गए, और फिर मेरे साथ बारी बारी से सबने ज़बरदस्ती की, और फिर वो भाग गए। मैं सीधे पुलिस स्टेशन आई। तो पुलिस को लगा मोटिव क्या हो सकता है, जबकि लड़की न किसी से दुश्मनी है न कुछ है, वो बता भी नहीं रही है। तो पुलिस को पहला कि ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब पुलिस की टीम ने दूसरे नज़रिए से इस केस को देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जहाँ पे इस लड़की ने बताया है उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालो, और इस लड़की की पूरी कहानी को सुनने के बाद उस सीसीटीवी फुटेज से सारी चीज़ों को, सारी कड़ियों को जोड़ो। अब लड़की ने बताया कि वो अपने घर से आई थी, उसका घर दूर था, और वहाँ से बस स्टैंड पहुँची। बस स्टैंड से उसको किसी दोस्त के पास जाना था, लेकिन उसके दौरान में किस लड़कों ने उसे उठाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की। अब जब सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो लड़की की कुछ बातें एकदम सही निकली। लड़की बस स्टैंड तक आई जहाँ पे उसने बताया था, और जहाँ से बताया कि उसके बाद उसके साथ उठाकर गैंग रेप हुआ। लेकिन कुछ नए सीसीटीवी फुटेज ने कुछ खुलासे किए। खुलासा ये था कि लड़की आई, तस्वीरों में दिख रहा लड़की उतरती है, बस स्टैंड के आसपास के चक्कर काटती है, काफ़ी देर इधर उधर घूमती है, और फिर घूमने के बाद बस में बैठ के वहाँ से कहीं निकल जाती है। अगला फिर पता चलता है कि वो फिर उतरी किसी और सीसीटीवी कैमरे से। उसका दिखता है कि वो लड़की इसी कलमना थाने की तरफ बढ़ रही है। तो बस से उतरना, वहाँ पे टहलते रहना करीब आधा घंटा तक या आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा, और फिर एक दूसरी बस पकड़ना, फिर उतरना और फिर थाना। तो जो टाइमिंग था वो मैच नहीं कर रहा था कि अगर इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है तो इस दौरान में उसको कोई उठाते हुए ले जाते हुए होना चाहिए, जबकि लड़की बिल्कुल नॉर्मल टहलती हुई नज़र आ रही है दोनों जगह पर। और जब पुलिस स्टेशन जा रही है तब भी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, मतलब एक आम लड़की जैसे, या एक आम इंसान जिसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट अलग आ चुकी थी, नेगेटिव, कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे ने बाकी चुगली खा दी।
अब पुलिस को लगा कि कहानी हो क्या सकती है, एक लड़की इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम क्यों लगा रही है और ना अपने दुश्मनों का नाम बता रही है, किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो है क्या। पुलिस वाले ने उस लड़की की पूरी डिटेल उससे पूछा, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। तो पता चला कि उस लड़की के फैमिली वाले जो है वो सही बता रही है। अब फैमिली वालों को अप्रोच किया गया, फैमिली वालों से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फैमिली वालों ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ये ठीक ठाक, और उसने कभी कोई ऐसी न दुश्मनी है हमारी। हाँ, ये शादी करना चाहती थी, इसका किसी से इश्क है, प्यार है, बट वो हमारी बिरादरी में नहीं है, तो हम इस शादी के ख़िलाफ़ हैं। ये एक नई जानकारी पुलिस को मिली। अब इसके बाद पुलिस ने, चूँकि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, तो उसने एक झूठी रिपोर्ट लिखाई है। कानून में झूठी रिपोर्ट लिखाने की भी सज़ा है और उसमें गिरफ्तारी है, और ख़ासतौर पर ऐसे सीरियस मामले में जिसमें आजकल तो रेप में उम्र कैद, इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तब तो पुलिस ने उल्टे उस लड़की को हिरासत में ले लिया और अब उससे सख्ती से पूछताछ की। उसने बोला कि ये बताओ कि तुमने ये झूठ क्यों बोला। अब लड़की अपनी कहानी सुनाती है। इस लड़की ने कहा कि पिछले काफ़ी वक्त से एक लड़का उसे पसंद था, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। लड़का शरीफ है, अच्छा है, ठीक ठाक कमाता है, बस हमारे परिवार को पसंद नहीं है क्योंकि हमारी बिरादरी से आता नहीं है। तो हमने बहुत बार कोशिश की बात करने की, घर वालों ने साफ मना कर दिया कि इस लड़के से तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, चाहे किसी से हो जाए। तो उसने कहा हम बहुत सोचते रहे इस बारे में कि क्या करें। आखिर में एक आइडिया आया और वो फिल्मों से और बाकी चीज़ों से आया। उसने कहा कि आइडिया ये था कि घर वाले तो तैयार होंगे नहीं, अगर मेरे घर वालों को ये पता चल जाए कि मेरा रेप हो गया है, तो उसने कहा कि समाज की जो सोच है, मानसिकता है हमारे आसपास के लोगों की, फिर वो एक रेप विक्टिम से या जिसका बलात्कार हो चुका है, शायद कोई भी शादी करने के लिए आगे जल्दी तैयार नहीं होगा, कोई लड़का ही नहीं आएगा। ऐसी सूरत में मेरा बॉयफ्रेंड जब सामने आएगा और कहेगा इसके बावजूद मैं शादी करना चाहता हूं, तो मेरे घर वाले फौरन हाँ कर देंगे। बोली बस यही आइडिया था और यही कहानी को लेके मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और एक रेप की रिपोर्ट लिखाती हूँ कि मेरा रेप हो चुका है। और उस रेप की रिपोर्ट के बाद जब ये बात मेरे घर वालों को पता चलेगी और उन्हें पता चलेगा कि मेरा सच में रेप हो चुका है, तो उन्हें पहली चीज़ यही खाएगी कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। ऐसे वक्त में मेरा बॉयफ्रेंड एक फरिश्ता बन के सामने आएगा और कहेगा मैं अब भी प्यार करता हूँ और अब भी इससे शादी करूँगा, और वो इस तरह से हम दोनों की शादी हो जाएगी। अब इस लड़की का क्या होगा, कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने कहा है कि ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि इसमें एक तरफ पुलिस वालों की जान अटक गई थी। एक गैंग रेप की खबर सुनकर उन्होंने अपनी इतने जो पूरी पावर है वो लगाया, सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, इतनी मेहनत की और पता चला कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो वो अमितेश कुमार है वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा उसी हिसाब से हम इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो दो खबरें थी आज आपके सामने, दो कहानियां बल्कि कहेंगे। एक, दो लड़के आपस में प्यार करने लगे और एक लड़का लड़की बन गया शादी करने के लिए, दूसरा धोखा देके भाग गया। यहाँ एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, बट उन दोनों की शादी घर वाले नहीं करना चाहते थे, और शादी करने के लिए लड़की ने खुद के ही रेप, खुद के ही बलात्कार की एक कहानी बना दी, ताकि मजबूरन हमदर्दी में कि मेरी बेटी से अब और कोई शादी नहीं करेगा, उसी के प्रेमी, उसी के बॉयफ्रेंड से उसके घर वाले फिर शादी करा देंगे। तो ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग साजिशें, और ये दोनों ही कहानियाँ कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि आज आपको ये दोनों चीज़ें इसलिए बतानी चाहिए कि इस दौर में सब कुछ मुमकिन है और हम जो भी सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब कुछ हो रहा है और हो सकता है। तो इसीलिए आजकल चौंकने की या ये कि हैरान होने की बड़ी कम गुंजाइश बच गई है। आज के इस दौर में हर चीज़ मुमकिन है और इसीलिए हमारे इर्द गिर्द से ऐसी ऐसी कहानियाँ उठकर हमारे सामने आती हैं।